हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम लोग आज जो है ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावा आपने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये पढ़ा। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है। इन सभी चीजों को आपने पढ़ा। ठीक है भाई, आज हम लोग जो है अब नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभी तक हम लोगों ने दो तरह से रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन कहते हैं, सिंपल रिएक्शन कहते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल स्टेप, सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर हम लोग इसी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नॉर्मली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को ऑब्जर्व नहीं करते, कांट ऑब्जर्व, कांट अप्लाई मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट। ये सब अभी पढ़ा जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट। और जो सिंपल रिएक्शन है इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी अप्लाई, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसको इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको जब यूज करें तो आपको आइडिया हो। अब मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, अब इसको पहले समझते हैं। मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा कि जैसे आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखते हैं और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी द नंबर ऑफ reacting molecules that participate in a chemical reaction, balanced chemical reaction। ये बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। यानी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया है और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अगर हम लोग इसी को बात करें, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आइटम्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ, नहीं तो आपके दिमाग में ऐसे मॉलिक्यूल्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आइटम्स दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग और भी कह सकते हैं, जैसे देखिए एक और एक अब आगे पढ़ेंगे, एक थियरी के बारे में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी में एक बात कही जाती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कोलिजन करना पड़ेगा और जब वो कोलिजन करते हैं तो ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो अगर हम माने यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी हम लोग कोलिजन के आधार पे भी कह सकते हैं, यानी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स which effectively collide simultaneously with each other, आपस में कोलिजन करेंगे और साइमल्टेनियसली कोलिजन करेंगे, साथ ही साथ कोलिजन करेंगे, एक साथ कोलिजन भी करेंगे और वो कोलिजन के बाद क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको भी हम लोग मॉलिक्युलरिटी कह सकते हैं। यानी हम लोग इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, the reactant molecules, the reactant molecules की बात कर रहे हैं, the reactant molecules must collide effectively and simultaneously। वर्ड इफेक्टिवली का मतलब बताते हैं अभी आपको, साइमल्टेनियसली, टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, या इसे कह सकते हैं आर टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो आपस में कोलाइड करें इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली, और वो क्या करें, केमिकल रिएक्शन को काज करें या क्या बना दें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो ऐसे इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी एक सिंगल स्टेप की बात हो रही, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो देखिए हमने क्या कहा, कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा, टकराएं, और जब टक्कर होगी तो प्रोडक्ट होगा, तभी रिएक्शन होगा। यहां पे हमने आपसे कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। इफेक्टिवली का मतलब यहां पे है कि अगर टक्कर हो रही तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कोलिजन कई तरह के होते हैं। कोलिजन में वो टक्कर होती है प्रोडक्ट बनता है, टक्कर होती है प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे देखिए ये दो है, यहां पे टक्कर हो रही है, ये इस तरह टक्कर हो रही है ना, लेकिन एक बार टक्कर ऐसे होगी ये दोनों, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब देखिए ये बॉन्ड बन गया, तो ये जो बॉन्ड बना वो इफेक्टिव है, बाकी और जो है इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यही हुआ कि वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली, ठीक। और टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसे साइमल्टेनियसली इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो कि जिससे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने का मतलब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में, और वो भी किसमें हो, एलिमेंट्री प्रोसेस, एलिमेंट्री रिएक्शन हो या सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। तो ऐसे जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी। भाई ये ध्यान दीजिएगा, ये कोलिजन की बात कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि मल्टी स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, यहां पे मॉलिक्युलरिटी को हम लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए अप्लाई होगी, न कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए। अगर कई स्टेप होंगे तो हर स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी, तो हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी निकालना है तो हमें सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन चाहिए, उसी से मॉलिक्युलरिटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक एक करके देखा जाता है। ये हो गया भाई, इसको हटा रहे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे कहा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे देखिएगा A प्लस बी, A प्लस बी
और ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, देखिए a प्लस बी की बात कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है a प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में सी। ठीक है भाई, अगर आप इसका रेट ला दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये रेट ला दिया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसका दिया गया के a की पावर 1 और b की पावर 1। अब गौर से देखिए, इसका जो ऑर्डर आ रहा है 1 और 1 2 आ रहा है, दो ही रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है अगर वही ऑर्डर में पावर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है, सिंगल स्टेप, यानी ये रिएक्शन कैसा होगा, सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या इसी को कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हमने आपसे क्या कहा, a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी में। तो ये रिएक्शन अगर आप देखिए तो इस रिएक्शन को हमने लिया और एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ला दिया गया या रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया, एक्सपेरिमेंटली दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 1 दिया गया है। अगर हम लोग इसको ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान दें तो a की पावर 1 b की पावर 1 जितने कोफिशिएंट दिए गए हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू वही है जो आपको यहाँ पे पावर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये सिंपल रिएक्शन हो गया। अगर ये सिंपल रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया तो अब आप देखिए कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, एक ये है, यानी एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अगर देखेंगे तो पावर को जोड़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी इसकी देखेंगे तो यहाँ 1 और 1 पावर जितनी रहती है वो जोड़ते हैं, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए और देखते हैं एग्जांपल। दूसरा, अमोनियम नाइट्राइट लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, इसका डिकम्पोजिशन दिखाते हैं और इसका डिकम्पोजिशन दिखा रहे हैं तो ये आ रहा है N2 और प्लस 2H2O। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो ये आ रहा है कि अमोनियम नाइट्राइट, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिला है। बार बार देखिए, ध्यान से समझिए इसको, एक्सपेरिमेंटली बार बार हम लिख रहे हैं, इस वर्ड की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है भाई। तो ये एक्सपेरिमेंटली लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक है, इसकी पावर भी एक ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन हुआ, जो ऑर्डर दिखाई, जो पावर दिखाई दे रहा है उतने ही रिएक्टेंट है। इसका मतलब है ये कैसी रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी ये सिंपल रिएक्शन हो गया। और हमने आपसे कहा सिंपल रिएक्शन के केस में ही आप मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिक्यूलरिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते, ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई कितनी, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
those chemical reaction whose molecularity is 1 called unimolecular reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होंगे है क्या चीज? हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही तो सारे की मॉलिक्यूल होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ डिकम्पोजिशन ही हो रहा है ये। तो केवल डिकम्पोजिशन में फॉलो करेगा ना। हाँ, एक ही रिएक्शन डिकम्पोजिशन में ही आएगा। अगर हम लोग इसी की बात करें, नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन देखिए। जैसे हम HI की बात करते हैं, HI का डिकम्पोजिशन दिखा रहे हैं, 2HI ये कन्वर्ट हो रहा है H2, 2HI ये कन्वर्ट हो रहा है H2 और प्लस I2। अगर हम लोग इसको सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो देखिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली आपको फाइंड है वो है KHI की पावर 2, और ये रेट आपको एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पे देखिए 2 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर भी 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सीधे सीधे यहां कह सकते हैं कि ये सिंपल रिएक्शन हो गया। और सिंपल रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी इसकी, यानी m से दिखा रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी को m से दिखा रहे हैं भाई, मॉलिक्युलरिटी को m से दिखा रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी इसकी हो गई 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है उसे हम लोग कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं भाई। अगर इसी को हम लोग और एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम लोग ये सीधा सीधा भी, इसको हटा दे, काफी देर से लिखा हुआ है, जगह का इस्तेमाल भी हो जाए। जैसे हम लोग ले रहे हैं, इधर देखते हैं कुछ और एग्जांपल। इस एग्जांपल को अगर ध्यान दीजिए तो आप इसके हिसाब से बता सकते हैं। जैसे 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस, ये रिएक्शन दिया गया है। अब अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं एक्सपेरिमेंटली जो हमको मिला है, तो वो है कि NO की पावर 2 O2 की पावर 1, ये आपको मिल रहा है भाई। ठीक है भाई, O2 की पावर 1 है, तो कोफिशिएंट वही आ रहा है, यानी ये भी क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। बार बार हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब ये रेट देख करके ही हम बता रहे हैं सिंगल स्टेप है कि नहीं। अभी हम लेंगे ऐसा भी रिएक्शन कि जिसमें आपको देख करके पता चलेगा वो सिंगल स्टेप नहीं है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यानी मॉलिक्युलरिटी कॉन्सेप्ट अगर यहां अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी, 3, 2 और 1 3, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना आएगा, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब है ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं टर्मोलिक्युलर, टर्मोलिक्युलरिटी, टर्मोलिक्युलर रिएक्शन या ट्राइमोलिक्युलरिटी, ट्राइमोलिक्युलर रिएक्शन। टर या ट्राइमोलिक्युलर रिएक्शन की हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जितना आपने ऑब्जर्व किया उन एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको रेट और ऑर्डर दोनों सेम मिल रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी दोनों क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन लेने चल रहे हैं जिसमें नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो देखने पे ही आपको लगेगा कि वो आपका सिंपल रिएक्शन नहीं है। जैसे देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर हम लोग ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करें तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, CH3 COO
C2H5 प्लस H2O गिव्स, अब ये आपका एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, और H2O का अमाउंट जो है एक्सेस क्वांटिटी आपने लिया है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये बना रहा है एस्टिक एसिड, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती थी, बनता है भाई, और C2H5OH। अब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं? अगर इसके रेट ऑफ रिएक्शन को आप देखिए, एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन के CH3CO C2H5O C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 1, यही तो होना चाहिए ना, देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है, इसका जो आप रिएक्शन लिखते हैं, इसको अगर आप देखिए तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम बताने चल रहे हैं। H2O जो है, ये मोलर कंसंट्रेशन इसका होता है कांस्टेंट, ठीक है। जब H2O लिया गया, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख भी रहे हैं, बिफोर रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन से पहले, तो जो H2O का मोलर कंसंट्रेशन होता है, वो होता है, प्योर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन फिक्स है, 55.55 होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होता है। और रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन, ये आपका कितना हो जाता है जानते हैं? 55.49, लगभग इतना डिफरेंस आता है। और जो डिफरेंस आएगा H2O के मोलर कंसंट्रेशन का, वो 0.06 आता है, ठीक। तो डिफरेंस इतना कम आ रहा है कि थ्रू आउट द रिएक्शन इसके मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, थ्रू आउट द रिएक्शन पूरे वाटर के मोलर कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट मान लिया। अगर वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया है, तब देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए, अगर वाटर का कंसंट्रेशन, अब हम लोग जो डिफरेंस बहुत कम है, तो इसके मोलर कंसंट्रेशन को हम लोगों ने मान लिया क्या? कांस्टेंट। और जिसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, उसको रेट लॉ में आप यूज नहीं करते। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, एक्सपेरिमेंटली जो आएगा रेट आएगा, वो आएगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K डैश, या K लिखिए पहले, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 इंटू H2O, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी K इंटू H2O का मोलर कंसंट्रेशन बराबर ये हो जाएगा K डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K डैश मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3C2H5, और ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखिए, तो ये एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ला रहा है, यानी H2O यूज नहीं हो रहा। अब H2O देखिए, देखने पर आपको ये दूसरा दिखाई दे रहा है, देखने पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है, और लेकिन आ रहा है ये, तो ये सिंपल रिएक्शन फिर नहीं कहलाएगा। ये सिंपल रिएक्शन नहीं कहलाएगा, इस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, इस चीज को सीधे सीधे आप कह सकते हैं नॉट ए सिंपल रिएक्शन। तो अगर आप ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, तो अब आप करेंगे क्या? अब आप देखिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है। मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है भाई, मॉलिक्यूलरिटी आपकी 1 और 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 आ रही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है, वो आप गौर से देखिए अलग हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग हो गया। इस चीज को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग हो गया, मॉलिक्युलरिटी अलग हो गया। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन। और चूंकि ऑर्डर 1 है तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन whose order and molecularity are different called pseudochemical reaction। pseudochemical reaction ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्यूडोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपने इस चीज को सीधे सीधे यहां पे डिफाइन किया भाई, ठीक है। अगर हम इसी को ध्यान दें, इसका और भी एग्जाम्पल है जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसका एग्जाम्पल है भाई नेक्स्ट। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। Another example of pseudo unimolecular reaction। pseudo unimolecular रिएक्शन। इसको आप खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा कि C12H22O11 की वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। वाटर जहां भी यूज करते हैं वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वाटर के कंसंट्रेशन में चेंज बहुत कम होता है, इसलिए इसके पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानेंगे। तो ऐसे ही ये भी आएगा, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इसकी इसी तरह से आएगी भाई। इसको आप देखिएगा। आइए और एक आध एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, तो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी रिएक्शन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज एक्सेस अमाउंट में रहेगा उसके मोलर, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में रहेगा उसके मोलर कंसंट्रेशन को हमेशा हम कांस्टेंट मानेंगे। जो भी एक्सेस अमाउंट में रहेगा, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2A+B। नेक्स्ट एग्जांपल है 2A+B और B को हमने यहां एक्सेस कर दिया और ये दे रहा है प्रोडक्ट। ये दे रहा है आपको क्या? प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है भाई, प्रोडक्ट दे रहा है। ये एक्सेस क्वांटिटी में कहा है और ये प्रोडक्ट। तो अगर इसका रेट आप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं या रेट लिख रहे हैं तो K A⁻² और B की पावर क्या हो जाएगी? 1। दिखाई दे रहा है ना, यही तो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया वो क्या है? K A⁻²। ये ऑब्जर्व किया गया।
एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब इसको, चूंकि ये तो पूरे ये एक्सेस है, अगर ये एक्सेस था तो इसके मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। और कांस्टेंट अगर मानते हैं तो ये नॉर्मली ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये रिएक्शन में रेट को प्रभावित नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तमाम रिएक्शन आपने देखा कि जो कांस्टेंट रहता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, जिनका कंसंट्रेशन चेंज होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते। तो ये कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस तो है नहीं, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख करके जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कंसंट्रेशन बेस्ड है और ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर यहाँ पे देखें 2 और 1 3, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2। ऐसे केमिकल रिएक्शन को जिसमें ऑर्डर 2 होता है उसे हम लोग स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या इसको आप कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूलरिटी से है। अगर हम लोग और चीजों को ध्यान दें, आपको मालूम है हायर ऑर्डर की मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ हायर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ हायर ऑर्डर इज कांट फाइंड, कांट फाइंड। आप जानते हैं मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? मॉलिक्यूलरिटी नॉट ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्सीड्स मोर देन 3। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा ये हम लोग इस हिसाब से मान सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं, जैसे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए ए बी सी और ये डी, ए है, बी है, सी है, डी। अब इनको जो है एक साथ कोलिजन करना है। आपने क्या कहा? साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों आपस में कोलिजन कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कोलिजन कर रहे हैं। अब ये कंडीशन है कि उसी समय इसको कोलिजन करना है इनके साथ, इनके साथ मतलब ये कोलाइड कर रहे हैं, उसी समय सी आकर टकरा सकता है, लेकिन उसी समय अब आपको डी को भी जाकर के इन्हीं के साथ कोलिजन करना है। मतलब सेम टाइम में जिस टाइम पे ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं उसी टाइम पे डी भी जाकर के ए से टकरा जाए, बी से टकरा जाए, सी से टकरा जाए, ये संभव नहीं। कैसे भाई? हमने कहा ये दोनों कोलिजन कर रहे हैं, जैसे ये दोनों कोलिजन किए, ठीक है, ये दोनों आपस में कोलिजन किए, थर्ड मॉलिक्यूल आकर कोलिजन कर लिया, ये ठीक, ये टक्कर। तो इससे भी आप देखिए, इससे भी टक्कर हो रही है, इससे भी टक्कर हो रही है, इससे भी टक्कर हो गई। लेकिन जैसे चौथा मॉलिक्यूल आएगा, अब चौथा मॉलिक्यूल अगर कोलिजन कर रहा है तो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? ये तो टकरा नहीं रहा इससे, ये नहीं टकरा रहा इससे, और ये नहीं टकरा रहा इससे, ये तीनों 3 टकरा रहे हैं, या ये 3 टकरा रहे हैं या 3 टकरा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि साइमल्टेनियस कोलिजन मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। और इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मैक्सिमम कितनी हम लोग कंसीडर करते हैं? 3 करते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली एक लाइन पर लिख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous and effective collision, simultaneous and
effective collision is very low and hence trimolecular or higher molecular reaction are rarely observed. ये ठीक है भाई कि देखिए हमने आपसे कहा कि मान लीजिए 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ए बी सी एंड डी। इस तरह 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो हमने कहा ए से कितने लोग टकराएंगे, सी डी और बी, जो रेस्ट है वो टकराएंगे। सी से कितने लोग टकराएंगे, ए बी डी। बी से कितने लोग टकराएंगे, सी डी ए। और डी से कितने लोग टकराएंगे, ए बी सी। तो जो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली, अगर ये टकराए एट ए टाइम ये चारों एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं कर सकते। इस तरह से हायर ऑर्डर की या मॉलिक्युलरिटी नॉट मोर देन 3 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन इज वेरी लो। इनकी आपस में जो कोलिजन होगी, हमने दिखाया था ना मार्कर के जरिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये कोलिजन 3 हो गए। चौथा ऑब्जेक्ट जो आपका आया वो अगर देखिए तो यहां पे आप खुद महसूस करिए साइमल्टेनियस कोलिजन जो है सिर्फ 3 का दिखाई दे, 1 2 3 ऊपर का 1 2 3। ये चौथा मॉलिक्यूल अवे है, साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं नॉर्मली मॉलिक्युलरिटी जो है 3 तक ऑब्जर्व होता है, लेकिन 3 से एबव मॉलिक्युलरिटी ऑब्जर्व नहीं होता है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे जहां पे मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे और फिर उनके एलिमेंट्री प्रोसेस, जैसे कई स्टेप में रिएक्शन होगा ना, उनके एलिमेंट्री स्टेप में अलग अलग मॉलिक्युलरिटी हम लोग काउंट करेंगे और अलग अलग रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर वो दूसरी चीज हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपकी मॉलिक्युलरिटी के बारे में हमने आपको बताया। इसी में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी करें, रेट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है वो रेट हो गया, और कैसे हो रहा है, किन स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट यूज करके वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी मैकेनिज्म हो गई। तो मैकेनिज्म में जो है ये ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म में कई स्टेप इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, ये होता है आपका रेट डिटरमाइन स्टेप। जैसे एक कंपनी साइकिल बनाने वाली कंपनी है, अगर वो मान लीजिए साइकिल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 300, किसी को 200 और किसी को 100 बनाती है, तो उस साइकिल बनाने वाली कंपनी का पर डे साइकिल का प्रोडक्शन कितना होगा, जो मिनिमम क्वांटिटी बना रहा है उसका पार्ट ना, यानी 100, एक दिन में 100। तो वैसे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, कुछ स्टेप फास्ट होंगे, कुछ स्टेप स्लो होंगे, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है भाई, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे रिएक्शन हो रहा है, पहला एक आध दो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बिटवीन NO2 प्लस F2 gives 2NO2F। अब आप जानते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल रेट दिया है, एक्सपेरिमेंटल रेट अगर दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो आप इसकी मैकेनिज्म लिख लेंगे, NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया भाई, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब गौर से देखिए,
जो कोफिशिएंट है और जो ऑर्डर है अलग हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और हमने अभी आपसे चर्चा किया, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये प्रोसीड मोर देन वन स्टेप, प्रोसीड्स मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में ये प्रोसीड करेगा भाई, ध्यान रखिएगा। अब एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड कर रहे, तो इसका मतलब है अगर इसकी मैकेनिज्म हम दिखाएं, ध्यान दीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म को दिखाएं तो पहले स्टेप में जो हम लोग दिखाते हैं, जो यहां पे आपने रिएक्टेंट यूज किया वही यूज कर लेते हैं, NO2 सॉरी प्लस F2, ये हो रहा है, ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और बना देगा NO2F और प्लस F बन गया, ये एटम्स इंटरमीडिएट हो गया। यहां कंडीशन होती है जो इंटरमीडिएट बने उस इंटरमीडिएट को आपको कंज्यूम करना है। तो यहां देखिए F को ले लीजिए और रिएक्टेंट आपका यहां पे कितना है, 2, एक NO2 को और ले लीजिए और एक NO2 को ले लेंगे तो ये बन जाएगा NO2F। और अगर इंटरमीडिएट कंज्यूम कर लिया है आपने तो नेट रिएक्शन यही आएगा, ये कैंसिल हुआ ये, तो रिएक्शन आएगा 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अगर इसी चीज को आप ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को ध्यान दीजिए, तो आपने कहा जो पहला स्टेप है वो स्लो है, क्योंकि इसमें देखिए ये एटम्स है, इंटरमीडिएट बना है, तो इंटरमीडिएट तेज रिएक्शन करता है तो ये फास्ट होगा, और इसका ये जो पहला स्टेप है वो स्लो, पहला स्टेप जो होगा स्लो। तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोएस्ट स्टेप में हम जो दिया रहेगा रेट ला एक्सपेरिमेंटल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखिए तो इसका रेट ला जो है ये क्या होगा, स्लो स्टेप को अभी बात बोला था आपने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप में एक NO2 यूज है और एक F2 यूज है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने बता दिया 2। ठीक है भाई, आइए और देख लेते हैं एक आध दो रिएक्शन, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। अगर हम लोग और ले लेते हैं, ठीक, NO2 गैस प्लस CO गैस गिव्स NO गैस और प्लस CO2 गैस, ये रिएक्शन दिया गया है। इसका जो एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है वो देखिए क्या है, यहां जानते हैं NO2 की पावर 2 कर दिया, यानी यहां CO का इस्तेमाल ही नहीं, इसका मतलब CO का इस्तेमाल नहीं, CO को आप यहां पे क्या कहेंगे अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हुआ, लेकिन CO का इस्तेमाल नहीं, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि जो चीज यहां दिखाई दे रही है वो यहां नहीं दिखाई दे रेट ला में, तो इसका मतलब है कि वो सिंगल स्टेप नहीं है, मोर देन वन स्टेप है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म हम देखें तो देखिएगा, पहले स्टेप में हमने कहा जो यहां लिखा रहता है उसको पहले स्टेप में ले लीजिए, तो NO2 प्लस NO2 ये बनाएगा, कोई एक प्रोडक्ट इसमें से आ जाएगा, NO बन जाएगा और प्लस NO3, ये आपका क्या हुआ, इंटरमीडिएट बन गया। अब दूसरे स्टेप में इसको कंज्यूम होना है, इसको ले लीजिए यहां पे NO3 और CO का कंज्यूम कर लीजिए, और ये बन जाएगा NO2 फिर से बन जाएगा, एक O इसके साथ चला जाएगा और CO2। अब नेट रिएक्शन जोड़िए तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो नेट रिएक्शन तो आपका वही आएगा ना, NO2 प्लस CO गिव्स NO और प्लस CO2। जो पहला स्टेप है वो कैसा है, स्लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये वाला रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, क्योंकि इसमें जो भी बन रहा है ये अनस्टेबल है भाई, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, तुरंत डिकम्पोज करेगा।
तेजी से डिकम्पोज करेगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें आप 2 NO2 यूज किए हैं, इसलिए इसका रेट आपने लिखा है क्या, रेट क्या लिखा है आपने, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तमाम ऐसे रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन और दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आप कहिएगा अपने आप से। जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा, 2N2O5, नेक्स्ट 2N2O5 का अगर आप डिकम्पोजिशन करें तो 4NO2 और प्लस O2, यही तो आता है भाई। अगर इसका रेट लिखे, एक्सपेरिमेंटरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पाया जाता है N2O5 की पावर 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होगा 1, और दिखाई दे रहा आपको 2। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, ये सिंपल रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो हम लोग कहेंगे सीधे सीधे ये नॉट मोर देन, मतलब मोर देन 1 स्टेप में प्रोसीड करेगा, ये मोर देन 1 स्टेप में प्रोसीड करेगा। तो अब इसकी अगर मैकेनिज्म आप दिखाइए, तो मैकेनिज्म अगर देखते हैं आप, तो पहले स्टेप को आप दिखाएंगे तो N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये तो स्लो है, और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक NO2 बन सकता है और एक NO3 बन सकता है। ये आपका इंटरमीडिएट होगा, आई लिख दे रहे साइड में। और दूसरा स्टेप देखिए, NO3 को कंज्यूम करना है, यानी ये आई है, और प्लस N2O5 का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ N2O5 लिख दिया आपने, तो ये रिएक्शन फास्ट हो गया। और जब ये रिएक्शन फास्ट होगा, 2 यानी यहाँ बन जाएगा 3NO2 और प्लस O2। अब जोड़ लीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, आपका 2N2O5, ये रिएक्शन होगा 4NO2 और प्लस O2। ये देखिए रिएक्शन की ये मैकेनिज्म हो गई भाई, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अब आप कहेंगे ये जो स्लोएस्ट स्टेप में है, इसमें एक ही रिएक्टेंट है, तो रेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अब देखिए इसका ऑर्डर 1 है, मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी, मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 आएगी, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 ही आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह दे रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जिनको आप जो है धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा। लेकिन पढ़ते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए।